बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं? आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं और वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल के रूह रवां बहुत माने जाने कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इमरान इफ्तिखार। डॉक्टर इमरान इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे आप? खैरियत से ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक ठाक। डॉक्टर इमरान इफ्तिखार की जहाँ पर कार्डियोलॉजी के लिए सर्विसेज हैं वहाँ पर एक सहरा इनके सर पर और भी जाता है और वो ये कि ये IRTC है, एक डिपार्टमेंट है, उसको भी चेयर करते हैं। IRTC क्या है और क्या काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है, इसके बारे में हम कुछ इनसे कुछ डिस्कस करेंगे और आज हमें डॉक्टर इमरान इफ्तिखार कुछ इस बारे में बताते हैं। जी डॉक्टर इमरान। जी सर, कैसे हैं डॉक्टर? जी इंडस रिससिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, रिससिटेशन बोलते हैं कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो तो उसको वापस ज़िंदगी की तरफ कैसे लाया जाए। उसमें 2-3 तरीके होते हैं कि कोई बंदा डिहाइड्रेशन में पड़ा होता है तो हम उसको IV फ्लूइड्स देते हैं तो उससे वो रिससिटेट होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है, लाइफ की तरफ आता है। एक होता है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट में ये होता है कि जब आपका दिल बंद हो जाता है, जब दिल बंद हो जाता है तो उस दिल को वापस लाने के अंदर जो एफर्ट्स किए जाते हैं उसको रिससिटेशन बोला जाता है। तो जो हमारा जो ये वाला इदारा है रिससिटेशन ट्रेनिंग के लिहाज से ये इंडस को कवर करता है। रिससिटेशन ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका एक तो आम फहम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा ये है कि ये चीज़ किसी भी शख्स के साथ कहीं भी हो सकती है और अगर हम लोग इसकी आगाही नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं होगा इसको डील कैसे करना है। दूसरा, पहले 10 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। अगर पहले 10 मिनट में हमने वो टाइम खो दिया तो शायद वो मरीज़ वापस ना आ सके। इस चीज़ को, इसकी ट्रेनिंग्स को हम रिससिटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इंडस में जब मैंने ज्वाइन किया 2011 के अंदर, तो 2011-12 में हमारे पास कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था। मैं चूँकि 2003-4-5 से रिससिटेशन की ट्रेनिंग्स करता आ रहा था तो मेरे दिल में एक खलिश सी थी कि हम किसी तरह ये चीज़ स्टार्ट करें। तो हमारी कुछ मॉर्टेलिटी मीटिंग्स हुई, उसमें डिस्कशन शुरू हुई कि भाई ये ऐसे रिससिटेटिव एफर्ट्स हमारे इतने अच्छे नहीं डेवलप हुए, क्रैश कार्ड्स डेवलप नहीं हुई। तो फिर हमने 2012 में, मैं और डॉक्टर फिफ्जिया थे, हम दोनों ने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने रिससिटेशन ट्रेनिंग शुरू की इंडस हॉस्पिटल के अंदर। इनिशियली ये ट्रेनिंग जो थी वो एडल्ट्स तक महदूद थी, जिसमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज कराया करते थे। मैंने फिर ACLS भी कराना शुरू कर दिया, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट थी, उसकी ट्रेनिंग भी शुरू की, मगर वो सिर्फ हमारे अपने लेवल पे थी। हमने कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उसमें ज्वाइन नहीं की हुई थी। तो रफ्ता रफ्ता हमें एहसास हुआ कि नहीं, पीड्स की रिससिटेशन ट्रेनिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है इसके अंदर। तो उस वक्त चूँकि मैं एडल्ट में ट्रेन था, मुझे पीड्स का वो नहीं था, तो आई वुड एक्चुअली कंट्रीब्यूशन डॉक्टर फरीद की तरफ से उस वक्त आया। डॉक्टर फरीद पीडियाट्रिशियन थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पीडियाट्रिक्स के, तो इन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो हमने फिर पीडियाट्रिक ट्रेनिंग के लिहाज से जो न्यूनेटल रिससिटेशन ट्रेनिंग है वो शुरू की और उसके बाद HBB के कोर्सेज कराने शुरू किए और फिर हम अल्टीमेटली NRP और फिर PALS की तरफ आ गए। तो ये सब चीज़ें देखें, एक तो टीम एफर्ट था और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई। तो ये रिससिटेशन ट्रेनिंग है और ये इसका इदारा है जो इस पर काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि हम थोड़ा सा ज़रा बेसिक्स पे जाएं। आप तो खैर इधर हॉस्पिटल के अंदर आप इधर करवा रहे हैं, फर्स्ट एड जो होता है वो क्या है और ये एक आम आदमी के लिए, आम से मेरी मुराद है कि यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी का ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से ही हो, कोई एक ऐसा आम आदमी जो शायद बस चला रहा है या कोई कंडक्टर है, कोई बावर्ची है, तो कोई एक ट्रैफिक कांस्टेबल है या कोई भी किसी आम शोबे के अंदर है, किसको कितना फ़र्स्ट एड आना चाहिए ये बताइएगा। देखिए, कार्डिक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है कहीं भी, तो इसकी आगाही सबको होनी चाहिए कि जब इमरजेंसी के अंदर, लाइक इफ सपोज इवन इफ
मुझे कोई प्रॉब्लम होता है दिल में, तो क्या मेरे बीवी बच्चों को पता है कि मुझे कैसे डील करना है? इसके अलावा चले वो तो डॉक्टर है, मेरी बीवी या बच्चे वगैरह, उनको कुछ थोड़ी सी आगाही, अगर आम घरों के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोग क्या करते हैं, फ़ौरन कोई पानी पिला रहा होता है, कोई हाथ पाँव मल रहा होता है, कोई टांगे ऊपर कर रहा होता है, मगर जो करने की चीज़ है वो नहीं हो रही होती। इस अवेयरनेस सेशन को हम बोलते हैं CPR अवेयरनेस सेशन। ये हर एक को आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लोगों की जानें बच सकती हैं। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग जो है वो मेरा ख्याल से मेडिकल प्रोफेशनल को तो ज़रूरी है, मगर आम लोगों में भी इसकी आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर इमरान, आप बताइए कि ये कैसे होगा, कि कैसे आम पब्लिक को आएगा? मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये तो आइडियली तो किसी को उस वक्त तक के यानी घर से बाहर जाना नहीं चाहिए या घर के अंदर रहना नहीं चाहिए जब तक कि उसको ये CPR की उसको ये कि ट्रेनिंग ना हासिल हो। एक हद तक तो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो हॉस्पिटल्स और हमारे मेडिकल पर्सनल, उनके जो इदारे हैं, उनके साथ किसी भी मेडिकल फैसिलिटी जहाँ क्लिनिकल काम होता है, वहाँ हर बंदे को बेसिक लाइफ सपोर्ट में ट्रेन होना मस्ट है। ये रेगुलेशन हमारे जो इदारे हैं, लाइक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उनकी तरफ से ये मस्ट होना चाहिए और ये पूरी दुनिया में है। यानी कि पाकिस्तान में तो हम नहीं कर रहे, तो ये बड़े अफसोस की बात है, मगर ये पूरी दुनिया में है कि कोई भी बंदा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स किसी क्लिनिकल एरिया में ड्यूटी नहीं कर सकती जब तक कि उसने वो बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स ना किया हुआ। तो एक तो ये है कि हमें अपने जो इंडिविजुअल्स, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि अगर किसी का कोई भी बीमार होता है, वो फ़ौरन लेके हॉस्पिटल आता है। अगर हॉस्पिटल में ही लोगों को नहीं पता होगा क्या करना है, तो क्या होगा? वो कहते हैं, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन आया तो कहाँ जाएंगे। यानी कि हॉस्पिटल में अगर उसको CPR की प्रॉपर ट्रेनिंग वाला बंदा नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा बेचारा? तो वी आर ऑल हेल्पलेस इन दैट रिगार्ड। ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा है जो जनरल पॉपुलेशन को पता होना चाहिए। इसके लिए मेरा ख्याल से हमें पहले अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करना चाहिए और डॉक्टर्स को फिर आगे ये CPR अवेयरनेस कम्युनिटीज़ में देनी चाहिए। कम्युनिटी में का मतलब मेरा ये है कि स्कूल के अंदर बच्चों को बताना चाहिए कि भाई ये क्या करें। आप टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए। ऑनलाइन आप लोगों को सिखाएं कि कैसे ट्रेन करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना चाहता भी है। हालांकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, मगर उन्होंने 1 मार्च का महीना मुख्तस किया हुआ है फ्री कोर्सेज कराने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितनी पॉपुलेशन को आप ट्रेन कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप जितने भी लोग हैं, आपके घर वाले हैं, आपके हमसाए हैं, आपके यानी कि जान पहचान वाले, सबको इकट्ठा करें। 2-3 घंटे का कोर्स होता है, आप उनको CPR अवेयरनेस का कोर्स दें और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ आगे चलती रहेगी, क्योंकि पहले 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। तो ये बताइएगा, थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि एक आम पब्लिक को कि CPR के अंदर होता क्या है, क्या उसके कुछ आप उसके कुछ बेसिक, कुछ अगर आप कुछ स्टेप्स के बारे में बता सकें। देखिए, CPR के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सीने को दबाना, दूसरा होता है सांस मुहैया करना। ठीक, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के लिहाज से अगर आपको ये नहीं पता कि सांस कैसे मुहैया करना है, या आपको लगता है कि आप सांस नहीं दे पाएंगे, या किसी को कोरोना का डर होता है, तो आप कुछ भी ना करें, तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशंस कर दें उस पेशेंट के, जिसको वो बाय स्टैंडर्ड CPR बोलते हैं, तो उससे भी लोगों की जानें बच सकती हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन कहाँ करना है, किस रेट पे करना है, क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइएगा कि ये जो चेस्ट कंप्रेशन जो करते हैं, इससे होता क्या है? मतलब ये चेस्ट को, सीने को दबाने से क्या होता है? क्या कोई हवा बाहर आ जाती है, या कोई फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, ये क्या हो जाता है? सीने को दबाने से एग्जैक्टली जहाँ हमारा स्टर्नम है, ये वाला मेन जो हड्डी है, इसके नीचे हमारा दिल पड़ा। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेशन जो है वो हार्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब वो कार्डिक अरेस्ट होता है, हार्ट की पंपिंग रुक जाती है और ब्लड मुहैया नहीं हो रहा होता। ब्लड अगर मुहैया नहीं होगा ब्रेन को, तो ब्रेन डेड हो जाएगा, बाकी जिस्म को भी फिर तवानाई नहीं मिल सकती। तो ये जो चेस्ट कंप्रेशन करने का मकसद है, इसके ज़रिए हम ब्लड को हार्ट के बजाय खुद अपने हाथों से पहुंचा रहे होते हैं दिमाग की तरफ और बाकी जिस्म की तरफ। इसको बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। सही।
अच्छा, ये बताइएगा कि ये आम तौर पर जब जिस तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं पर भी देखते हैं कि किसी को अगर कोई एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया है और अगर हम उसको चेस्ट कंप्रेशंस कर रहे हैं, तो ये आम तौर पर कितने देर तक करना चाहिए और ये कितने लोग मिल के कर सकते हैं? डॉक्टर फरीद, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेस्ट कंप्रेशन अगर एक बंदा करना भी चाहे और करता भी रहे तो वो ज़्यादा देर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत सख्त फिज़िकल एक्टिविटी होती है। बग़ैर मदद के आप ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए अमेरिका में, बाहर सिविलाइज्ड मुल्कों में, इवन अब तो सऊदी अरब वगैरह के अंदर भी, बाकी सब जगहों पे ये ऐसे इदारे बन गए। इवन पंजाब के अंदर हमारे पास 111122 का जो शोबा डेवलप हुआ, ये इनिशिएटिव है। आई थिंक इट्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। उन्होंने 1112 के लिहाज से ये इसी चीज़ को लेके वो चले। आई थिंक सबसे पहले हमें वो जो मदद करने वाले चीज़ें हैं वो मुहैया करने वाले वो बनाने पड़ेंगे, वो सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे हमें। जब वो सिस्टम्स डेवलप हो जाएंगे तो सर्वाइवल बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैं मुश्किल में हूँ, मैंने 1112 कॉल किया, उसके बाद मेरे पास 10 मिनट है, मुझे पता है कि 10 मिनट में कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आ जाएगा। देन आई विल पुट इन माई एफर्ट्स। मैं उसको कोशिश करूँगा, मैं थक जाऊँगा, जैसा दूसरे बंदों को मैं कहूँगा इसको ऐसे कंप्रेस करते रहो, ऐसे स्ट्रेट करके सीना दबाना। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें ना सिर्फ ये कि लोगों को ट्रेन करना है, हमें सिस्टम भी डेवलप करना है। और कम्युनिटी के अंदर आप यकीन करें कि आधे लोग हार्ट अटैक से हस्पताल नहीं पहुँच पाते। उसकी वजह यह है कि दे डाई ऑन द वे। वो राह में चलते हुए, कोई एम्बुलेंस में फौत हो जाता है, कोई घर से निकलते, तो वो जो मदद है ना वो हमें अरेंज करनी पड़ेगी, उनको सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे। सही। अच्छा, ये तो आपने ये बताया और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये हमें थोड़ा सिस्टम भी डेवलप करने की ज़रूरत है और ये वो ट्रेनिंग है जो कि हर एक को आनी चाहिए। यानी स्कूल्स के लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अलावा हर किस्म के हर एडल्ट को ये ट्रेनिंग आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइएगा कि जो इस वक्त अभी हॉस्पिटल्स के अंदर अभी जो कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो कितनी मैंडेटरी हैं, कितना वो ज़रूरी होती हैं और उसके अंदर कितनी किस्म की ये इसमें इस वक्त एक ट्रेनिंग चल रही हैं? देखिए, हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप हमारे बाकी पब्लिक हॉस्पिटल्स देखें, कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। मगर इंडस में 2014 से ऑनवर्ड्स ये एक मैंडेटरी ट्रेनिंग है। इसके बगैर किसी की जो प्रमोशन है वो नहीं हो सकती जब तक किसी ने बेसिक कोर्सेज ना किए। कोर्सेज की 4-5 किस्में हैं। एक है बिल्कुल न्यूनेट के कोर्सेज जो होते हैं। न्यूनेट में जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका क्या करना है, पहले 1 मिनट, फर्स्ट गोल्डन मिनट, उसके तो आप ट्रेनर भी हैं और आपने यहाँ स्टार्ट भी किया था हेल्पिंग बेबीज़ ब्रीथ का। बल्कि मुझे याद है कि जब हम मुजफ्फरगढ़ गए थे तो आपने वहाँ जितने भी इलाके गांव की जितनी भी दाइयाँ सबको इकट्ठा करके आपने वहाँ उनकी ट्रेनिंग्स की थी। तो एक कोर्स तो वो होता है कि जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हेल्पिंग बेबीज़ ब्रीथ के पहले मिनट में कैसे आपने ट्रेन करना है, कैसे उसकी नाफ काटनी है, कैसे उसको रिससिटेट करना है अगर उसको सांस नहीं आ रहा, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। सर ये एक तो ये ट्रेनिंग होती है न्यूनेटोलॉजी। दूसरा है न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम। न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम इसकी ज़रा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है जिसमें न्यूनेट डॉक्टर के लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे, नर्सिस आईसीयू के लेवल पे ट्रेन किया जाता है कि नर्सिस को बच्चों को कैसे रिससिटेट करना है इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर। उनके फिर आगे किस्में स्टेबल है, ईसी, ईपीयू और किस्म के ये न्यूनेट्स के कोर्सेज हैं। फिर पैल्स आ जाता है, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट। पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट के आप भी और डॉक्टर सबा लैला दोनों इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के। तो ये उन बच्चों का जो कि 15-16 साल से कम है, 14 साल, तो 2-4 साल से लेके 15 साल तक के जो बच्चे कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं उनको कैसे डील करना है, उसके भी 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कहलाता है पीड्स एडवांस लाइफ सपोर्ट। उसके अलावा एक कोर्स जो होता है वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के, एडल्ट लोगों के अंदर अगर हार्ट रुक जाए तो उसको कैसे रिससिटेट करना है, उसको बोलते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। मगर एक कोर्स जो इन सब को कवर करता है उसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट किसी भी उम्र के बंदे को डील करना जब उसका आ जाए बेसिक स्टेप्स, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाता है। तो ये कुछ कोर्सेज है। फिर आगे उनके कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी आगे, जैसे ATLS है, ट्रॉमा का एडवांस कोर्स है। इसी तरह प्रेग्नेंट फीमेल्स में ऑल्सो आ जाता है, वो उनका एडवांस कोर्स है। तो ये सब जो है ना ये कोर्सेज डेवलप हुए हुए हैं।
ये बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस इसको क्रेडेंशियल करती हैं, एंडोर्स करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं। तो वो हम उनको फॉलो भी करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साथ हमारा लिजॉन है, आप उसके BLS के और PALS के इंस्ट्रक्टर हैं, मैं ACLS वाला। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हमें बेसिक कोर्स देता है और गाइडलाइंस देता है, और उसकी जो रिकग्निशन है वो पूरी वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है। वो जो डिग्री है या डिप्लोमा जो भी वो हमारा जो कोर्स होता है वो उसको रिकग्नाइज किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अब हम कोशिश ये करें कि इंशाल्लाह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का सेंटर बनने के लिए इंडस हॉस्पिटल जा रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग फॉर दैट। तो ये है इस तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ये बताइएगा, जस्ट टू रैप अप, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर अब तक के कितने के जो डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स को अब तक आप लोग कितना कोर्सेज प्रोवाइड कर चुके हैं, और इससे आपने हॉस्पिटल के अंदर आपने क्या चेंज महसूस किया? अच्छा, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि हमने कितने कोर्सेज कराए। शुरू में तो डॉक्टर फरीद हमने जब स्टार्ट किया, आपको भी याद है कि हमने जितने भी कोर्सेज कराए हमने उनकी फिर गिनती नहीं की, उस वक्त करते रहे कराते रहे। 2016-17 में हमें एहसास हुआ है कि यार हमें कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल कोर्स को डेवलप अडेप्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए ताकि उसकी फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन भी हो। तो फिर हमने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को 2016-17 में स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने डेवलप की वो ये कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अपना नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन, उनके साथ MOU साइन किया इंडस हॉस्पिटल ने, और उसके बाद से हमारी हेल्पिंग बेबीज ब्रीथ और न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग्स जो हैं वो सारी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। तो हमने न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम के अब तक 2017 से अब तक कोई 680 के करीब हमने लोग ट्रेन कर दिए हैं, और तकरीबन 62 या 63 कोर्सेज हम करा चुके हैं ओवर 4 years। और ये सिर्फ इंडस हॉस्पिटल कराची कैंपस नहीं है, इसके अंदर मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर, इस लाहौर के हमारे क्लस्टर के सारे उसमें शामिल हैं। तो उसको डॉक्टर रेहान जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो अब इसको हेड कर रहे हैं। पहले आप उसको देखते जब तक वो नहीं आए थे, जब न्यूरोलॉजी आया तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो डॉक्टर रेहान इसको टेक ओवर कर रहे हैं, उनके साथ विक्रम और अजीम उनकी टीम है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया न्यूनेटल प्रोग्राम के लिहाज से। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जो प्रोग्राम्स हैं हमने उसमें अब तक कोई 1200 के करीब हमने कैंडिडेट्स को अपने ट्रेन किया, और तकरीबन हमने कोई 120 के करीब कोर्सेज कराए हैं। ठीक है, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कोर्सेज ज़रा थोड़े महंगे भी होते हैं और उनका करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, और उनका बड़ा सख्त क्राइटेरिया है कि मैनिकन्स की तादाद और ट्रेनर की तादाद बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। मगर अल्लाह का शुक्र है वो हमने उन सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया है, और हमने वो अब तक वो ट्रेन किया तकरीबन। और अब हम उस नहज पे आ गए हैं कि हमने यहाँ के लोकल तो 1100-1200 लोग ट्रेन कर दिए। अब हम अगले महीने इंशाल्लाह जाके 100-150 लोग BLS ट्रेन कर रहे हैं पूरे नेटवर्क पे जाके। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये सब जो है बगैर टीम के कोई चीज़ डेवलप नहीं होती, एक बंदा नहीं डेवलप कर सकता है, इट हैज़ टू बी अ टीम एफर्ट। ठीक है, ये बताइएगा कि ये वाले जो कि कोर्सेज होते हैं इसकी कोई वैलिडिटी भी होती है? देखिए, जो भी ये कोर्सेज हैं, चाहे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो, इन सब की वैलिडिटी 2 साल रखी हुई है उन्होंने। हर 2 साल के बाद एक रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, जो भी होगा, चाहे वो कैंडिडेट होगा, तो एवरी 2 years इट हैज़ टू बी रिवाइज, क्योंकि गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। तो वो जैसे जैसे ज़माने के लिहाज से चेंजेस आते रहते हैं, हम उसके लिहाज से अपने लोगों को ट्रेन करते रहते हैं। तो एवरी 2 years वी ट्रेन द पीपल। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान। बस अब आखिरी मेरे आपसे सिर्फ ये होगा कि कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें एक जनरल पब्लिक को अबाउट एक फ़र्स्ट एड और CPR अवेयरनेस, और इसके अलावा उनके लिए क्या मैसेज होगा वो आप प्लीज़ ज़रूर आप कहिएगा। 2 मैसेज हो सकते हैं। देखिए, एक पहला मैसेज तो मेरा ख्याल से कि हमारे जो लोग ओहदेदारान हैं, मेडिकल कम्युनिटी के जो ओहदेदारान हैं, हमारे PMDC के जो ओहदेदारान हैं, हमारे बड़े इदारों के जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स को रन करते हैं, उनके लिए है कि देखें, ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी लाजमी ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए, वो उन लोगों को जो लोग क्लिनिकल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। देखिए, अगर कल को मुझे भी कार्डियक अरेस्ट होगा तो मुझे पता है कि आसपास कोई मुझे नहीं मिलेगा दबाने वाला।
तो इसी तरह आप गाँव का हाल देखें, आप हमारे इंटीरियर का हाल देखें, आप पंजाब के गाँव का हाल देखें, तो सब बंदों को ट्रेन होना पड़ेगा। हमें ये मेडिकल कॉलेज से ही ये मैंडेटरी करनी चाहिए कि जो बंदा पास आउट हो, जिसको PMDC की डिग्री दे, उसके साथ उसको BLS सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। जब ये होगा तो आगाही भी आएगी और शायद इससे सर्वाइवल भी बचे। एक दूसरी चीज़ है कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का जो है ना, एक तो रोल हमारे जैसे अब आप इंडस हेल्थ ने टेक ओवर किया इस टॉपिक को, और हम इसके ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ लोग सुनेंगे उनको पता चलेगा। हम इंडस हॉस्पिटल मार्च के महीने में CPR अवेयरनेस के कोर्सेज ऑफर करता है। अगर आप समझते हैं कि आपके दायरे के अंदर कुछ लोग हैं जिनको हम आके CPR अवेयरनेस के बारे में बताएं, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको आके ट्रेन करेंगे। बल्कि हमने तो ऐसी फैमिलीज़ को भी ट्रेन किया जाके जिनके ख़ानदान के अंदर हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा है, प्री मेच्योर कॉर्नियर डिजीज़ है, तो हमने उनको इकट्ठा किया और उनके पूरे ख़ानदान वालों को जाके सिखाया। तो ये एक ऐसी स्किल है जो सबको आनी चाहिए, एंड आई थिंक ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको सिखाएं। तो इसीलिए CPR अवेयरनेस के हम बिल्कुल चार्जेस नहीं लेते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराते हैं जाके। एंड आई थिंक ये हमारी तरफ से एक बहुत अच्छी वो है काविश है, कोशिश करते हैं कि जितने लोगों को हम बता सकें इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर इमरान इफ्तिखार हमारे साथ आज इधर मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, और ये बहुत काम की चीज़ें लोगों के साथ शेयर होंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ और एक नए कंसल्टेंट के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।